कर्नाटक की बीजेपी सरकार एक महिला पर अपने मंत्री के थप्पड़ से बैकफुट पर है। मंत्री वी सोमन्ना ने एक कार्यक्रम में इस भूमिहीन महिला को थप्पड़ मारा और जब वो अपनी शिकायत उन्हें बता रही थी। और अब इसको लेकर सियासत जो है वो होने लगी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ केस और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और इस बीच डरी हुई महिला ने कहा कि मीडिया ने खबर को गलत तरीके से दिखाया। निहाल किदवई के साथ श्रीजा एमएस की रिपोर्ट आप देखिए। वो मंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर गई थी, लेकिन बदले में मिला थप्पड़। कर्नाटक के मंत्री एक महिला को महिला पुलिसकर्मियों के सामने थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। केम्पम्मा का इतना अपमान हुआ, फिर भी वो आवास मंत्री वी सोमन्ना के पैर छूने के लिए झुकी। इसके बाद पुलिस वाले उसे स्टेज खींच कर ले जाते दिखे। हैरान करने वाली इन तस्वीरों पर अब हंगामा मचा हुआ है। इस बीच कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मंत्री के दफ्तर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित महिला कह रही है कि मीडिया ने खबर को गलत तरीके से दिखाया है। मैं अपनी फरियाद लेकर आई और मंत्री जी के पैर छुए। उन्होंने मुझे मदद का आश्वासन दिया, लेकिन मीडिया ने इसे ऐसे बताया कि मुझे पीटा गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही किया है। चामराजनगर जिले के प्रभारी मंत्री वी सोमन्ना को शनिवार को हंगाला गांव के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाने थे। इस मौके पर केम्पम्मा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने लिस्ट में घोटाला किया है और उनका नाम उससे हटा दिया है। इस बीच कांग्रेस इस घटना के सामने उन तस्वीरों को दिखा रही है जिसमें राहुल गांधी आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि मंत्री वी सोमन्ना को बर्खास्त किया जाए। इस बीच बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्री से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए एक ट्वीट किया और कहा है कि बीजेपी मामले को ढकने के लिए नायाब तरीके ढूंढ रही है। उन्होंने लिखा कि मंत्री सफाई दे सकते हैं कि ये थप्पड़ नहीं बल्कि गाल पर आशीर्वाद था। महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग चुप है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। बेंगलुरु से निहाल किदवई और कुमार के साथ श्रीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब छत्तीसगढ़ से आपको एक खबर दिखाते हैं। यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ जिले में एक नर्स के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस मामले में 4 लोगों पर आरोप लगा है और आरोपियों में से एक नाबालिग भी इसमें शामिल है। इन आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक रेप की घटना के विरोध में संबंधित थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर महेंद्रगढ़ जिले के छिपछिपी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को अकेला पाकर 4 आरोपी स्वास्थ्य केंद्र में घुसे। उनका मुंह दबाकर रस्सी से बांध दिया और फिर चाकू के नोक पर सामूहिक बलात्कार किया। यही नहीं, आरोपियों ने सामूहिक रेप का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद बदहवास पीड़िता अपने घर गई और माता पिता को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें एक नाबालिग है। पुलिस ने 17 साल के नाबालिग समेत 3 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर महिला ने भी करवाया है कि उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप किया, 2 व्यक्ति ने सहयोग किया है। चिपचिपी क्षेत्र का मामला है ये। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, को अभी खोजबीन की जा रही है। पुलिस के पास जानकारी सुबह ही आई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 2 टीम वहाँ पहुँच गई थी और तत्काल गिरफ्तार किया गया। हाँ, आरोपी नाबालिग है, अभी उससे पूछताछ पे और क्लियर होगा। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काफी गुस्से में हैं। उन्होंने थाने का घेराव कर सुरक्षा की मांग की और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो काम करना बंद कर देंगे। हमको सुरक्षा चाहिए क्योंकि हम वहाँ अकेले रहते हैं। इसके माइंड में क्या चल रहा है, कब क्या कर देगा हमको नहीं पता है। वो आएगा हमारे पास, हम तो ट्रीटमेंट करेंगे ना, हम उनको वापस तो नहीं भेजेंगे ना। तो हमको सुरक्षा चाहिए।
और जो भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग है हमारी, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे। होश में आओ। उधर विपक्षी बीजेपी को इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया है। बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। नया जिला बना है, वहाँ पूरी व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिला बनाए जा रहे हैं, व्यवस्था नाम की चीज नहीं रहेगा, तो यही सब होगा। आज तो उनके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा। ये घटनाक्रम खत्म नहीं होने वाला है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपको पद में रहने की क्या आवश्यकता है। उनका गुस्सा जायज है, जो भी उनकी मांगे हैं सुरक्षा से संबंधित उसको हम लोग पूरा करेंगे। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस अपना कार्य तत्परता से कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, लिहाजा बीजेपी इसे सियासी मुद्दा न बनाए। महेंद्रगढ़ से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर झारखंड के चाईबासा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके अलावा 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं। और इस वारदात के बारे में आपको बताएं, ये वारदात को हवाई अड्डे मैदान में अंजाम दिया गया था। आरोपी इसमें शिवशंकर, सुरेन देवगम, पुरमी देवगम, प्रकाश देवगम और सोमा के अलावा 2 नाबालिग आरोपियों आसपास के ही रहने वाले ये हैं, इनको बताया जा रहा है। और पुलिस ने इनके पास से पीड़ित का पर्स, लूटे गए 4,500 रुपये, आधार कार्ड, एटीएम और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। हम लोगों ने कुल इस पूरे घटनाक्रम में सफल उद्भेदन करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं 2 निरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। कुल मिलाकर अभी तक जो पूरी घटनाक्रम में 9 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिनके द्वारा उक्त युवक एवं युवती को मारपीट किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीना गया था और उसके उपरांत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। और अन्य जो अभी 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और रेड चल रही है। इस साल 9 मई की रात मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय में रॉकेट हमले के मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड की निशानदेही पर पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल और 100 कारतूस बरामद किए हैं। जांच में ये पता चला कि देश के बाहर बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब में पुलिस दफ्तरों और पुलिस ऑफिसर्स पर ऐसे और भी हमलों की साजिश रच रहे थे। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए आरपीजी अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहाली आरपीजी अटैक के मास्टरमाइंड चढ़त सिंह की निशानदेही पर एक असॉल्ट राइफल और करीब 100 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब पुलिस के बड़े दफ्तरों और पंजाब पुलिस के अफसरों पर बड़े हमले करने के लिए किया जाना था। चढ़त सिंह से पूछताछ और उसकी निशानदेही पर पंजाब के रोपड़ से 100 कारतूस और एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। इन हथियार भेजने का मकसद ये है कि पंजाब पुलिस के तमाम दफ्तरों और पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर हमले करना। पुलिस के मुताबिक आरपीजी अटैक के बाद दूसरे हमले के लिए पूरी साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लखवीर लांडा ने रची। लखवीर खालिस्तानी आतंकी है जो कनाडा में है। लखवीर ने ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अप्रैल के महीने में हथियार और कारतूस पंजाब के रोपड़ भेजे। ये हथियार पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा के जरिए आए। पुलिस ने चढ़त सिंह से पूछताछ के बाद उसके 2 सहयोगियों अजमेर से सैयद मोहम्मद तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी और पंजाब के रोपड़ से सुनील कुमार उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि चिंकी पिछले 5-7 सालों से लखवीर लांडा के संपर्क में था। लांडा के कहने पर ही चिंकी ने अजमेर के गेस्ट हाउस में चढ़त के लिए ठहरने का इंतजाम किया था। चढ़त ने कबूला है कि लांडा ने चिंकी को करीब 3 से 4 लाख रुपए भेजे थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 5 साल में होने वाली अहम बैठक में शी जिनपिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो चीन के अगले 5 साल भी नेता बने रहेंगे। उनके तीसरे कार्यकाल पर यहां पर मोहर लग गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में अब पूरी तरह उनके वफादारों का ही दबदबा है। भारत के लिए जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल और भी चौकन्ना रहने का संकेत देता है। हफ्ता भर चला 20वां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। 5 साल के कार्यकाल के बाद संविधान में बदलाव और इस बैठक में शिरकत कर रहे 2400 पार्टी सदस्यों की पूरी सहमति के साथ 69 साल के शी को एक बार फिर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। पार्टी बनाने वाले माओ जेडोंग के बाद पहली बार कोई नेता तीसरी बार इस पद पर चुना गया है। इसके साथ ही अगले साल मार्च में शी एक बार फिर राष्ट्रपति बनेंगे। 7 सदस्यों की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में भी सभी शी के वफादार माने जाने वालों को चुना गया है। इनमें एक भी महिला नहीं है। पिछली सदी में हमारी उपलब्धियां काफी उल्लेखनीय रही हैं। स्थापना के 100 से अधिक सालों के बाद भी हमारी पार्टी अभी भी अपने प्रधान स्तर पर है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और नए युग की नई यात्रा पर और भी बड़े काम कर सकते हैं, ऐसे काम जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर दें। पिछले राष्ट्रपति हू जिनताओ को बैठक से बाहर ले जाने की तस्वीर एक तरह से इसका प्रतीक बन गई कि अब अलग अलग गुटों का चीन की सत्ता में कोई वजूद नहीं। 1 पार्टी सिस्टम अब 1 लीडर सिस्टम है। हालांकि जो हुआ उसका पूरा अंदाजा सभी को था, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भारत को चौकन्ना रहना होगा, खासकर LAC पर। शी के टाइम में इंडिया चाइना के रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे। अभी क्योंकि वो और ताकतवर हो गया है तो वो इंडिया के खिलाफ भी कुछ ऑफेंसिव हरकत कर सकता है, दबाव डाल सकता है। तो अगले साल 18 महीने ये वेट करके वॉच करना पड़ेगा कि किस तरफ ऊंट की करवट बदलती है। ये माना जा रहा है कि शी ताइवान पर कड़ा रुख बरकरार रखेंगे और उनकी नीतियों से उपजे कूटनीतिक विवाद और गहरा सकते हैं। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अब शामिल हो गए हैं। 45 दिनों के अंदर लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद वहां सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में अगले नेता की दौड़ शुरू हो गई। और यहां पर ऋषि सुनक ने 128 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने कहा कि वो देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं और पार्टी को एकजुट कर देश को कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं। किसी भी सांसद को उम्मीदवारी के ऐलान के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन हासिल करना होता है। और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दावा किया कि उन्हें 100 सांसदों का समर्थन हासिल है। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। और इस बीच कंजर्वेटिव पार्टी से नेता पेनी मॉर्डोंट पहले ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान यहां पर कर चुकी हैं, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि ऋषि सुनक इस रेस में आगे रह सकते हैं। और अब बात दिवाली की कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देश भर में रोशनी का त्यौहार जो है उसकी रौनक नजर आ रही है। हमने देखा कि इस बार पिछले 2 साल से काफी अलग दिवाली है, बाजारों में भीड़ है और लोगों में खुशी भी अलग तरह की इस बार। बिल्कुल, और राम की नगरी अयोध्या से तो खास तस्वीरें सामने आई हैं। दीपोत्सव की रौनक यहां पर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर परिसर का दौरा करके मंदिर के निर्माण के काम का जायजा भी लिया। और इस मौके पर अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी को लाखों मिट्टी के दियों से रोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरयू तट पर शानदार लेजर शो के जरिए राम कथा भी दिखाई गई। तस्वीरें बेहद खूबसूरत आप देख रहे हैं। लेजर शो की ये तस्वीरें हैं जिसके जरिए राम कथा दिखाई गई। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम सांसद, विधायक और लोग यहां पर मौजूद रहे और दीपावली के इस उत्सव में शामिल रहे। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया गया, लाखों दिए जलाए गए और एक रिकॉर्ड एक बार फिर से यहां पर बनाया गया।
बिल्कुल, अब हर साल दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता है दिवाली के मौके पर, और इस बार भी 17 लाख के करीब दिए यहाँ पर जलाए गए, जिसमें ज्यादातर जो दिए हैं वो सरयू तट पर ही यहाँ पर लगाए गए। और उसके बाद का नज़ारा कैसा था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद लेजर शो यहाँ पर किया जाता है जो कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर नजर आता है। तो दीपोत्सव कैसा रहा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव। हम इस समय अयोध्या में राम की पैड़ी पे हैं। यहाँ घाट पे दीपों को सजाया गया है। लगभग 15 से 17 लाख दीप यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह ये अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ये बच्चे दिन रात मेहनत करके 15 लाख दीपों को लगा करके यहाँ पे सजा के उनमें दीप में तेल भर के रुई बत्ती डाल के इतनी मेहनत से ये दीप को जलाया है। ऐसे ये दीप लहलहा रहे हैं, ऐसे जल रहे हैं मानो कि कहीं सोने की धातु जल रही हो। अभी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने पहला दीपक गर्भगृह में जला करके इस दीपोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे अयोध्या को सजाया संवारा गया है। जगह जगह द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह इस तरह से सजावट की गई है कि जैसे राम जी अयोध्या में उतर करके यहाँ पे आए हों। तो यहाँ पे जन समुदाय का उत्साह भी देखने को बनता है कि किस तरह से भीड़ है। हर आदमी राम की पैड़ी पे पहुँचना चाह रहा है, हर आदमी इस दीपोत्सव में शरीक होना चाह रहा है। अयोध्या की राम की पैड़ी से राजेश गुप्ता और आलोक पांडे के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जवानों के साथ लगातार दिवाली मनाते रहे। इससे पहले उन्होंने सरहद के अलग अलग इलाकों में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, और इस बार भी वो जवानों के बीच दिवाली के मौके पर रहेंगे। कल दीपोत्सव में पीएम शामिल हुए तो वहां पर भी आपने देखा कैसे लोगों के बीच उत्साह रहा पीएम की मौजूदगी से वहां पर। और हर साल जवानों के बीच पीएम रहते हैं दिवाली के मौके पर, और इस बार भी कुछ इसी तरह से दिवाली जो है वो पीएम सेलिब्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री जब भी अयोध्या पहुंचते हैं रामलला के दर्शन जरूर करते हैं, दर्शन किए और उसके बाद वहां पर दीपोत्सव में भाग लिया। और आज जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको कुछ जगह की तस्वीरें हम दिखाते हैं कैसे दिवाली के मौके पर देश भर में रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। रोशनी के इस त्योहार पर दिवाली की रौनक चारों तरफ है। राम की नगरी अयोध्या में भी दीपोत्सव की रौनक दिखी, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में रहे। पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर परिसर में दौरा किया। मंदिर के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी को लाखों मिट्टी के दियों से रोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरयू तट पर शानदार लेजर शो के जरिए राम कथा भी दिखाई गई, और कुछ इस तरह का नज़ारा कल देखने को मिला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेजर शो एक खास मौका वहां पर रहता है, और इसके अलावा दीपोत्सव जहां पर 17 लाख दिए अयोध्या नगरी में जलाए गए, और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत दृश्य वहां देखने को मिले। दीपावली की तैयारियां अयोध्या में बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। रामलीला का मंचन खास तौर पर किया जाता है, जिसमें कई बड़े बड़े सितारे भी भाग लेते हैं। और उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहे। आतिशबाजियां की गई, और इस दौरान राम, सीता और लक्ष्मण की वेशभूषा में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। जिसके बाद सरयू तट पर दीप जलाए गए और लाखों की संख्या में ये दीपोत्सव वहां पर मनाया गया।